आइए क्वेश्चन देखते हैं। वेब एड्रेस में www का क्या अर्थ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब भी कोई वेब एड्रेस हम देखते हैं और अगर उसमें www लिखा होता है तो उस www का क्या अर्थ होता है। ऑप्शंस दिए हैं वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, वेब वाइड वर्ल्ड, वाइड वेब वर्ल्ड। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो www होता है वो वेबसाइट्स की डोमेन के पहले लिखा जाता है और इसका फुल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस होती है इंटरनेट पे जिसका उपयोग करके हम इंटरनेट पे वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर सर्फिंग शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन पूछ रहा है जब हम शब्द यूज करते हैं सर्फिंग, हम लोग कहते हैं कि हम इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हैं, सर्फिंग। तो ये सर्फिंग का क्या मतलब होता है। ऑप्शंस दिए हैं ईमेल भेजना, वेब पेज ब्राउज करना, फाइल्स डाउनलोड करना, सर्वर से कनेक्ट करना। तो देखिए सर्वर से कनेक्ट करना जो आपको आखिरी ऑप्शन दिया है ये सर्वर है, सर्वर पर ही वेबसाइट्स होती हैं तो सर्वर से कनेक्ट तो हमको हर बार करना ही पड़ेगा। तो क्या सर्फिंग का मतलब ये होता है सर्वर से कनेक्ट करते रहना, आप अलग अलग सर्वर से कनेक्ट करते जा रहे हैं, क्या ये सर्फिंग होता है। तो ऐसा नहीं है, ये नहीं होता। फाइल्स डाउनलोड करना, फाइल्स डाउनलोड करना सर्फिंग नहीं होता है, फाइल डाउनलोड करना फाइल्स डाउनलोड करना होता है। वेब पेज ब्राउज करना, हाँ वेब पेज ब्राउज करने को हम एक अलग नाम देते हैं जिसको हम सर्फिंग कहते हैं। अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं और आप अलग अलग वेबसाइट्स पे विजिट कर रहे हैं, अलग अलग वेब पेजेस पे जा रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं तो उसको हम वेब सर्फिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, वेब पेज ब्राउज करना। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है ईमेल भेजना, तो ईमेल भेजने को सर्फिंग नहीं कहते, वेब पेज ब्राउज करने को सर्फिंग कहते हैं। तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हैं लिंक्स, मोज़ाइक, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके लिए आपको ब्राउज़र्स की बारे में जानना ज़रूरी है, खासकर लिंक्स ब्राउज़र। लिंक्स ब्राउज़र जो था वो एक कम्प्लीटली टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र होता था, अभी भी होता है, अभी भी आप लिंक्स ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बेस्ड होता है, इसमें आप कोई भी आधुनिक वेबसाइट खोलेंगे तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में आएगी, उसमें फ़ोटोज़ नहीं आएंगी, उसमें स्टाइल्स नहीं आएंगी, बस टेक्स्ट के फॉर्म में वेबसाइट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये होता था लिंक्स। लेकिन लिंक्स जो है इसका फ़ायदा क्या है कि रैम कम लेता है, ये सीपीयू भी कम लेता है। तो जिसके कंप्यूटर में स्पेसिफिकेशंस कम होते हैं, रैम कम होती है, सीपीयू कम होता है, वो चाहे तो आप वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए लिंक्स का यूज़ कर सकता है। लेकिन आजकल कोई लिंक्स का यूज़ नहीं करता क्योंकि आजकल आपके मोबाइल तक में बहुत कैपेबिलिटी होती है कि मोबाइल में भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स खुल जाती हैं। तो ये होता है, लिंक्स था टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र। मोज़ाइक इंटरनेट में वन ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउज़र्स था, मतलब पहले ब्राउज़र में से एक था मोज़ाइक। और मोज़ाइक में आपका ग्राफिक्स वगैरह सब आती थी। तो ये है, ये हो सकता है आपका आंसर। ऑप्शन सी में है क्रोम। हाँ क्रोम में आपका ग्राफिक्स आती है, सब कुछ आता है, स्टाइल्स आती हैं, वीडियोस भी आते हैं, क्रोम भी हो सकता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, हाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी ग्राफिक्स आती हैं, वीडियोस आते हैं, स्टाइल्स आती हैं, सब कुछ होता है।
और क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। 3 ऑप्शन सही हैं, बी, सी और डी। तो इस ऐसे क्वेश्चन में आप क्या ऑप्शन लगाएंगे? एक ही लगाना है आपको, तो आप मोज़ाइक को लगाइए, ऑप्शन बी लगाइए, क्योंकि मोज़ाइक वन ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउज़र था, पहले वेब ब्राउज़र में से एक था जो कि ग्राफिक्स को लाया था, इसलिए ज़्यादा सही आंसर होगा मोज़ाइक। और क्वेश्चन में भी पूछने का तरीका भी गलत है थोड़ा सा, उनको पूछना चाहिए था निम्नलिखित में से कौन सा एक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ाइक आप कह सकते थे कि हाँ भाई मोज़ाइक ऐसा वेब ब्राउज़र है जो पहले वेब ब्राउज़र में से एक था और वो ग्राफिकल था। तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट कम्युनिकेशन में डीएनएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेबसाइटों को आईपी एड्रेस आवंटित करना, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी करना, वेबसाइट डेटा स्टोर करना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीएनएस जो होता है उसका क्या मतलब होता है, और 4 ऑप्शन आपके पास हैं। डीएनएस हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि डीएनएस एक सर्वर होता है जिस पर आपका जो कंप्यूटर है वो पहले एक रिक्वेस्ट भेजता है किसी भी डोमेन का, किसी भी यूआरएल का आईपी एड्रेस जानने के लिए। तो जैसे आपका ये कंप्यूटर है और आपको एक्सेस करना है, मान लीजिए facebook.com, ये आपको एक्सेस करना है, लेकिन आपके कंप्यूटर को इसका आईपी एड्रेस नहीं पता। तो कंप्यूटर क्या करेगा, पहले एक रिक्वेस्ट भेजेगा एक सर्वर पे, डीएनएस सर्वर पे, डीएनएस। डीएनएस सर्वर के पास बहुत बड़ी लिस्ट होती है जिसमें कि वो सभी डोमेन्स का आईपी एड्रेस नोट किया रहता है और यही बताता है कि अच्छा आपको चाहिए facebook.com का आईपी एड्रेस, तो वो facebook.com का आईपी एड्रेस आपको वापस भेज देते हैं, मान लीजिए ये है। तो ये काम होता है डीएनएस का। तो ऑप्शन में जो सही होगा वो ये होगा, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तो ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रो ब्लॉगिंग शब्द का तात्पर्य किससे है? माइक्रो ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग हम लोग समझते हैं, ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉग्स लिखना। ब्लॉग्स लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े ब्लॉग्स को लिखना ब्लॉगिंग होता है। माइक्रो ब्लॉगिंग आप माइक्रो शब्द से समझिए कि छोटे ब्लॉग्स लिखना, माइक्रो मतलब छोटा। जब आप छोटे ब्लॉग्स लिखते हैं तो वो कहलाएगा माइक्रो ब्लॉगिंग। तो ऑप्शन में क्या क्या है? बड़े ब्लॉग लिखना, वो तो हम लोगों ने अभी देखा कि बड़े ब्लॉग्स तो बड़े ब्लॉग्स होते हैं, वो तो नॉर्मल ब्लॉगिंग हो गई। ऑप्शन बी है ऑनलाइन छोटी पोस्ट या मैसेज करना। हाँ ये हो सकता है कि ऑनलाइन आपने कोई छोटी सी पोस्ट डाल दी, जैसे ट्विटर पे डालते हैं लोग, ट्वीट करते हैं, आजकल एक्स नाम है उसका, लेकिन वही बात है कि उसमें आप कुछ 256 या ऐसे कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इससे ज़्यादा आप पोस्ट नहीं डाल सकते। तो वो एक माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, ट्विटर या एक्स कह दीजिए आजकल। थोड़ा सा इतना इतना आपने लिखा, ये पोस्ट कर दिया, तो ये माइक्रो ब्लॉगिंग है। और आप रोज़ करते हैं, कुछ ना कुछ नई बातें बताते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं इस तरह से। और छोटे छोटे लेख लिखना, उसको माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी भी देख लेना, सामूहिक ईमेल भेजना। सामूहिक ईमेल माइक्रो ब्लॉगिंग नहीं होती है, और सामूहिक ईमेल अक्सर मार्केटिंग में आती है। जब आप सामूहिक ईमेल भेजते हैं तो जनरली वो मार्केटिंग कहलाता है कि आप बहुत सारे लोगों तक कोई प्रचार भेज रहे हैं, तो ये मार्केटिंग हो गया। ऑनलाइन पिक्चर पोस्ट करना, ऑनलाइन पिक्चर पोस्ट करना माइक्रो ब्लॉगिंग नहीं होता है। हो भी सकता है, अगर आप पिक्चर के साथ टेक्स्ट भी डाल रहे हैं तब वो माइक्रो ब्लॉगिंग हो गई, लेकिन केवल पिक्चर डाल रहे हैं तो माइक्रो ब्लॉगिंग नहीं हुई। और ऑप्शन में क्या है, ऑनलाइन पिक्चर पोस्ट करना है, उसमें शब्द का आपने लिखे हैं कि नहीं, टेक्स्ट लिखा है कि नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा। ज़्यादा सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वेब ब्राउजिंग में कुकीज़ का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेब ब्राउजिंग में कुकीज़ जो होती हैं, हम लोगों ने कुकीज़ की बात की थी पिछले इंटरनेट के टर्म्स वाली क्लास में कि कुकीज़ क्या होती हैं। कुकीज़ ये होती हैं, जब आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, ये मान लीजिए कि ये आपका कंप्यूटर है, आप गए किसी वेबसाइट पे, तो वेबसाइट क्या करती है, वेबसाइट आपका नाम, आपका लॉगिन इन्फॉर्मेशन, आपके प्रेफरेंसेस, आपकी सेटिंग्स, ये सब चीज़ें एक फाइल में लिखकर आपके कंप्यूटर को वापस भेजती है, और कंप्यूटर उस जानकारी को अपने पास एक फाइल में सेव कर लेता है, जिसको कुकी कहता है। तो ये होती है कुकी। कुकी का यूज़ क्या होता है, कुकी जब भी आप वेबसाइट पे फिर से विजिट करेंगे, तो ये जो कुकी डेटा सेव हुई है, उसका यूज़ वेबसाइट करेगी आपके एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाने के लिए। जैसे अगर आप लॉग्ड इन हैं, तो आपको फिर से लॉगिन ना करना पड़े, या आपने कुछ सेटिंग कर रखी है वेबसाइट पे, तो आपको फिर से वो सेटिंग्स ना करनी पड़े, इसलिए कुकीज़ का यूज़ होता है। तो ऑप्शंस क्या हैं? यूज़र की प्राथमिकताएं स्टोर करना, ये ऑप्शन हो सकता है। कार्यक्रमों को एग्जीक्यूट करना, ये तो ऑप्शन सही नहीं है। कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करने का काम कुकी नहीं करती। कैश मेमोरी को क्लीन करना, ये काम भी कुकी का नहीं है, कैश मेमोरी को क्लीन करना, बल्कि कुकी और मेमोरी बढ़ाती है, मेमोरी का यूज़ और करती है और मेमोरी यूज़ कर लेती है। प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाना, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, यूज़र की प्राथमिकताएं स्टोर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट शब्दावली में डीएनएस का क्या अर्थ है? अभी अभी हम लोगों ने देखा डीएनएस का क्या अर्थ है, तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन इसके आंसर ऑप्शंस कुछ अलग होंगे। ऑप्शन में खाली फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शन ए है डेटा नेटवर्क सर्विस, डोमेन नाम सिस्टम, डायरेक्ट नेम सर्विस, डिजिटल नेटवर्क सिस्टम। तो डीएनएस का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए। डीएनएस फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। तो जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है इससे, वो है ऑप्शन बी, डोमेन नाम सिस्टम। नाम सिस्टम, नेम सिस्टम, दोनों भी, वो भी बोलिए, दोनों ही सही है। बाकी सब तो गलत है। डेटा नेटवर्क सर्विस, डायरेक्ट नेम सर्विस, डिजिटल नेटवर्क सिस्टम, ये सब डीएनएस के फुल फॉर्म नहीं है। तो फुल फॉर्म केवल एक ही है, डोमेन नेम सिस्टम। तो आपका आंसर होगा बी, डोमेन नाम सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर यूज़र की पहचान करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेट पे यूज़र्स जो हैं, जैसे आप एक यूज़र आप हैं जो कोई वेबसाइट चला रहे हैं, जैसे ये एक वेबसाइट है, एक यूज़र आप हैं, ये आपका कंप्यूटर है, एक कोई और है जो वेबसाइट चला रहा है, इसी वेबसाइट चला रहा है, कोई और चला रहा है, सब लोग चला रहे हैं इस वेबसाइट को साथ में। पता कैसे चलेगा कि कौन कौन है, कौन कहाँ पे मौजूद है नेटवर्क में, या कौन किस डिवाइस को चला रहा है, उसके लिए क्या, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है? तो ऑप्शन दिया है आईपी एड्रेस, यूआरएल, एचटीएमएल, डीएनएस। डीएनएस हम लोगों ने देखा, डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस डोमेन नेम को, मतलब कि जो यूआरएल होता है, जो पाथ होता है, उसको आईपी एड्रेस में चेंज करता है। तो वो ये काम नहीं करता कि वो यूज़र्स को आइडेंटिफाई करे कि कौन सा यूज़र कौन है या कहाँ है नेटवर्क में, तो ये उसका काम नहीं। एचटीएमएल क्या होता है? एचटीएमएल होता है, एचटीएमएल एक लैंग्वेज है जिससे आप वेब पेज बना सकते हैं। एचटीएमएल का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये तो इसका आंसर नहीं है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करके आप यूज़र्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यूआरएल, यूआरएल से क्या आइडेंटिफाई होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कोई अगर वेबसाइट है और उस पर कोई डॉक्यूमेंट रखी हुई है, उस डॉक्यूमेंट का एक यूआरएल होगा,
मतलब एक पाथ होगा, और वही होता है यूआरएल। यूआरएल सर्वर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है कि भाई आपको जानना है कि किसी सर्वर की पहचान कैसे करें, तो उसके यूआरएल से कर सकते हैं, क्योंकि यूआरएल में उसकी डोमेन नेम भी दी होगी। जैसे आपको facebook.com पे जाना है, facebook.com, और स्लैश आपको देखना है /me, ये कोई पेज है यहाँ पे रखा है, आपको ये देखना है इसको। तो ये हो गया, ये यूआरएल हो गया, ये इस पेज को और इस सर्वर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन यूजर्स को नहीं आइडेंटिफाई कर रहा कि ये यूजर कहाँ है, ये कौन है, ये कौन है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए है आईपी एड्रेस। हाँ, आईपी एड्रेस जो है वो यूजर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। हर यूजर के पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। इसके पास होगा 1.2.3.4, इसके पास होगा 5.6.7.8, इस तरह से 55.1.3.2, ये हो गया। हर यूज़र के पास एक यूनिक आईपी एड्रेस जरूर होता है। तो आईपी एड्रेस होती है वो टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से आप यूज़र की पहचान कर सकते हैं, कौन सा यूज़र कौन है या कहाँ है नेटवर्क में। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, आईपी एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस डैश लंबा होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो IPv4 का एड्रेस होता है, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, उसकी लेंथ कितनी होती है। हम लोगों ने दो टाइप्स के एड्रेस देखे थे, IPv4 और IPv6। हमने क्लास में ये देखा था कि IPv4 32 बिट्स का होता है और IPv6 128 बिट्स का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 32 बिट्स। और इसका आंसर देने के लिए आपको ये संख्या याद रखनी पड़ेगी कि IPv4 32 बिट्स का होता है, IPv6 128 बिट्स का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में परिवर्तित करता है। ये हमने बार बार अभी देखा कि कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में परिवर्तित करता है। आपके पास कोई आईपी एड्रेस है, आपको डोमेन नेम चाहिए इसका, तो देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं, क्लाउड सर्विसेज, ईमेल, P2P और DNS। क्लाउड सर्विसेज तो क्लाउड सर्विसेज होती हैं कि आप कोई क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस यूज़ कर रहे हैं या क्लाउड सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड पे कुछ आप काम कर रहे हैं, वो होता है क्लाउड सर्विसेज। तो क्लाउड सर्विसेज का डोमेन नेम को आईपी में या आईपी को डोमेन में कन्वर्ट करने का कोई योगदान नहीं होता। ईमेल, ईमेल तो एक सर्विस है जो इंटरनेट पे होती है जिससे कि आप किसी को कोई मैसेज भेज सकते हैं, कोई ईमेल भेज सकते हैं, तो ईमेल भी उसका ऑप्शन सही नहीं होगा। P2P, P2P का सीधा अर्थ होता है पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे ये पॉइंट है, यही पॉइंट है, यही पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। तो आपको यहाँ पहुँचना है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कोई मैसेज भेजना है, तो वो इन सारे पॉइंट से होते हुए आएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट का अर्थ ये है। इसमें आईपी एड्रेस को डोमेन या डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करने का कोई बात नहीं हो रही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और जो बचा है ऑप्शन वो है डी, DNS। हाँ, DNS ये काम कर सकता है। तो इसको रिवर्स लुकअप कहते हैं, रिवर्स DNS लुकअप, रिवर्स DNS लुकअप। इसमें आप आईपी एड्रेस को एंटर करते हैं DNS में और डोमेन नेम प्राप्त करते हैं, तो ये काम DNS करता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी, DNS। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब पर एक एड्रेस है
जिसका उपयोग विशिष्ट वेब संसाधनों को एक्सेस करने के लिए किया जाता है और यह संसाधन का स्पेसिफिक पाथ है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चार ऑप्शंस में से, जो चार ऑप्शंस दिए हैं, हाइपरलिंक, वेब सर्वर, वेब पेज, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उन चारों में से कौन सा ऐसा एड्रेस जिसका उपयोग करके विशिष्ट वेब संसाधनों को एक्सेस किया जा सकता है। अब जैसे आपके पास कोई सर्वर है, इस पर कुछ फाइल्स रखी हैं और आपको इनमें से किसी एक फाइल को एक्सेस करना है, तो आप एक यूआरएल का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए सर्वर का जो एड्रेस है वो है domain.com, मान लीजिए domain.com ये सर्वर का एड्रेस है, यूआरएल मतलब डोमेन नेम है। उसके बाद जो ये फाइल है उसका नाम कुछ और है, इसका नाम ABCD है मान लीजिए। तो ये यूआरएल हो गया आपका। ये जो यूआरएल है इसकी मदद से आप इस रिसोर्स को, या कह दें जो जैसे क्वेश्चन में कहा, संसाधन को, इस संसाधन को एक्सेस कर सकते हैं। और जो ये यूआरएल है वो इस संसाधन का स्पेसिफिक पाथ है। स्पेसिफिकली जब आप ये यूआरएल डालेंगे तो आप इस संसाधन तक आएंगे, ये संसाधन आपको मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे आखिरी में, इस फाइल का नाम हटा देंगे, तो केवल वेबसाइट आपको खुल जाएगी, वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। ये संसाधन नहीं प्राप्त होगा जब तक आप ये ना लिखें या जो भी फाइल है उसका नाम ना लिखें। तो ऑप्शन दिया है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक भी कह सकते हैं भाई, ये जो होता है ये लिंक होती है, ये लिंक है। हाइपरलिंक भी ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। वेब सर्वर। वेब सर्वर तो सर्वर है जिस पर कि एक से ज़्यादा वेबसाइट भी होस्ट की जा सकती हैं, तो वो उसका स्पेसिफिक पाथ नहीं है। वेब सर्वर तो एक सर्वर, एक कंप्यूटर है जिसपे बहुत सारे संसाधन रखे हैं, लेकिन वो संसाधनों का एक्सेस करने की मदद नहीं करेगा आपको, कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है वो उनको एक्सेस करने का, तो ये नहीं होगा। वेब पेज। वेब पेज तो वो संसाधन ही हो गया जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, ये तो ये उसका कोई पाथ नहीं है। आखिरी में बचता है ऑप्शन डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसको हम यूआरएल भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्योंकि इसका उपयोग करके आप विशिष्ट वेब संसाधनों को एक्सेस कर सकते हैं और यह उस संसाधन का स्पेसिफिक पाथ भी है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का भाग है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका वही यूआरएल, ये ऐसे होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे उसके सारे भाग आपको दिखा रहे हैं हम अभी। facebook.com, जरूर नहीं कि सब कुछ आप हर बार लिखें। और ये पूरा हिस्सा है यूआरएल का, पूरा एक एग्जांपल है। ये आपका प्रोटोकॉल है, यहाँ पे एक कोलन लगाते हैं, 2 स्लैश देते हैं, उसके बाद ये आपकी, इसको सब डोमेन कह सकते हैं, लेकिन इस केस में हम सर्विस बता रहे हैं कि हम इस सर्विस को यूज़ करें, वर्ल्ड वाइड वेब को, पर इसको सब डोमेन कहते हैं, मतलब जनरल केस में। यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं, जो भी क्लाइंट, जो भी आपका बिजनेस में ज़रूरत हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। फेसबुक आपका डोमेन है, ये .com आपका टॉप लेवल डोमेन है। ये पोर्ट नंबर है। पोर्ट नंबर मतलब किस एप्लीकेशन पर सर्वर आपका जो है किस पोर्ट पे चल रहा है। बेसिकली ये देखा जाता है किस एप्लीकेशन पर रिक्वेस्ट जानी चाहिए, अगर वो facebook.com पे आ रही हैं तो। ये थोड़ा एडवांस चीज़ है, इसको आपको
इतना समझ लीजिए ये पोर्ट नंबर है, और ये भी होता है, ये लिखा नहीं जाता हर बार, लेकिन जब आप नहीं लिखते हैं तो ये समझ लिया जाता है कि आप पोर्ट नंबर 80 को एक्सेस कर रहे हैं। 80 लिखा गया है, और केवल 80 लिखेंगे तब भी 80 माना जाएगा, कुछ नहीं लिखेंगे तब भी वो 80 माना जाएगा। तो ये मान लिया जाता है जब आपने कुछ नहीं लिखा है, पोर्ट नंबर नहीं लिखा है, तो वो पोर्ट नंबर 80 पे जा रहा है। और आगे पाथ है /ABCD। अब स्लैश के बाद और भी स्लैश लग सकते हैं, लगाते चले जाइए। तो ये होता है यूआरएल का पूरा स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या क्या है, क्या इसमें ऑप्शंस में जो दिया है सर्वर, क्या इसमें सर्वर है? सर्वर इसमें नहीं है, सर्वर तो एक कंप्यूटर हुआ। पोर्ट नंबर, क्या इसमें पोर्ट नंबर है? हाँ, पोर्ट नंबर इसमें होता है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे पोर्ट नंबर तो मान लिया जाएगा कि पोर्ट नंबर 80 है। अगर कुछ नहीं होता तो 80 मान लिया जाता है। एरर कोड, क्या एरर कोड इसमें है? एरर कोड तो कोई नहीं है। मल्टीप्लेक्सर, क्या इसमें मल्टीप्लेक्सर है? मल्टीप्लेक्सर तो एक डिवाइस होता है जो आप डिजिटल लॉजिक में देखेंगे, तो इसका इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है, तो मल्टीप्लेक्सर तो नहीं होगा ऑप्शन। तो आपका एक ही ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन बी, पोर्ट नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे डैश कहा जाता है, जो इंटरनेट पर उसके स्थान की पहचान करता है। तो ये अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास कोई सर्वर है, जैसे ये सर्वर है और इसमें बहुत सी फाइल्स रखी हैं, और उन फाइल्स को हमें एक्सेस करना है, किसी एक फाइल को, तो उसका हम एक पाथ लेंगे, बड़ा सा पाथ होगा जिसमें आपके सर्वर का डोमेन नेम होगा, फिर आगे स्लैश लगेगा, फिर उसका फाइल का पाथ होगा। तो ये हमने देखा था कि ऐसे होता है, और उसको यूआरएल कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, आईएसडीएन। आईएसडीएन तो इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है, वो किसी भी सर्वर पे रखे वेब पेज को एक्सेस करने के काम नहीं आ सकता, वो उसको यूनिकली एड्रेस नहीं करता, वो तो एक कनेक्शन का प्रकार। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी तो इंटरनेट के कनेक्शंस आपको प्रोवाइड करता है, आपको या आपके ऑफिस में या आपके कार्यालय में, वो आपको ये सुविधा देता है कि आप इंटरनेट से जुड़ सकें। वो इंटरनेट पे किसी सर्वर पे रखे वेब पेज को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता। ऑप्शन सी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। हाँ, यूआरएल एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी सर्वर पे रखे किसी वेब पेज को यूनिक एड्रेस देता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, और आपको उसे एक्सेस करने में मदद भी करता है। तो ऑप्शन सी सही है। आखिरी ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल भी तो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, लेकिन इंटरनेट प्रोटोकॉल कंप्यूटर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, कंप्यूटर्स को। सर्वर को भी, सर्वर का एक आईपी एड्रेस हो सकता है, लेकिन सर्वर के अंदर रखी फाइल्स का कोई आईपी एड्रेस नहीं होता, उनका यूआरएल हो सकता है। तो ये चीज़ है इसमें। तो ऑप्शन आपका सही होगा सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए यूआरएल में डोमेन नेम क्या है? तो एक यूआरएल आपको दिया है http://www.indiadotin/tallybook/tallybook.xyz। अभी जो लंबा सा यूआरएल दिया है, इसमें पूछा गया है कि डोमेन नेम कौन सा है, और ऑप्शंस दिए हैं, आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है https, बी है www.india.in, सी है tallybook, और डी है tallybook.xyz। तो आइए देखते हैं एक एक ऑप्शन। https जो है, ये तो आपका प्रोटोकॉल है कि किस प्रोटोकॉल से हम वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं।
यहाँ पे आप दो चीज़ लिख सकते हैं, HTTPS या HTTP, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और ये प्रोटोकॉल होता है, ये डोमेन नेम नहीं होता। ऑप्शन बी है www.india.in। हाँ, ये डोमेन नेम हो सकता है, यही है ये डोमेन नेम। और ऑप्शन सी क्या है, टेलीबुक। टेलीबुक तो आगे एक पाथ है, टेलीबुक तो पाथ में आ गया, वो डोमेन नेम नहीं है। और टेलीबुक डॉट एक्स वाई जेड तो उस फाइल का नाम है जिस फाइल को आप इस यूआरएल में एक्सेस कर रहे हैं, तो वो भी डोमेन नेम में नहीं आएगा। तो सही ऑप्शन आपका होगा बी, www.india.in। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर सॉफ्टवेयर नहीं है? तो क्वेश्चन में दो चीज पूछ रहा है, ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म। इन चारों में से कौन सा ऐसा वेब सर्वर है जो ना ही ओपन सोर्स है और ना ही क्रॉस प्लेटफॉर्म है? या दोनों में से कोई एक चीज नहीं है, या तो ओपन सोर्स नहीं, या तो क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं, या दोनों नहीं है। वही देखते हैं ऑप्शन क्या है। अब ये जो टॉपिक है थोड़ा एडवांस टॉपिक हो गया, ये कंप्यूटर अवेयरनेस के बेसिक्स नहीं है, बेसिक्स नहीं, वही बहुत ये एडवांस टॉपिक हो गया। और ये क्वेश्चन आया है एक बार, तो इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन जनरली आना नहीं चाहिए। तो ये देखते हैं फिर भी ऑप्शंस में, अपाचे। अपाचे एक सर्वर होता है जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चलता है, और वो ओपन सोर्स होता है। तो आप इतना समझ लीजिए कि अपाचे ओपन सोर्स होता है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चल जाता है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। बी है एनजिम। एनजिम कुछ नहीं होता, और हो सकता है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया एंजिन एक्स। एंजिन एक्स एक सर्वर होता है जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म भी होता है, ओपन सोर्स भी होता है, लेकिन एंजिन कुछ नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, चाहे वो एंजिन एक्स भी लिखा होता तब भी ना होता। आईआईएस। आईआईएस क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर है, और ये ओपन सोर्स नहीं होता और क्रॉस प्लेटफॉर्म भी नहीं होता, तो मोस्ट लाइकली आपका आंसर यही होगा, आईआईएस। और आखिरी ऑप्शन है टॉम कैट। टॉम कैट आपका ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, दोनों चीज़ें, तो टॉम कैट नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आईआईएस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला वेब ब्राउज़र है? आइए देखते हैं ऑप्शन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी। तो ये चारों जो हैं ये अलग अलग वेब ब्राउज़र्स के नाम हैं, और हो सकता है हम में से ज़्यादातर लोगों ने जो यूज़ किया है वो होगा गूगल क्रोम। हो सकता है आपने मोजिला फायरफॉक्स भी यूज़ किया हो सकता है इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ किया हो। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बहुत पुराना ब्राउज़र है, अब बंद भी हो गया है, अब कोई उसे यूज़ नहीं करता। तो क्वेश्चन 2021 का है, तो उस टाइम इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या था, लेकिन अब बंद है, अब नहीं कोई यूज़ करता, तो वो तो बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं आएगा। सफारी। सफारी एप्पल का ब्राउज़र है, और एप्पल जनरली अपनी जो सॉफ्टवेयर वो अपने अपने ही इकोसिस्टम में चलाना चाहता है, और सफारी फिर भी उपलब्ध है, विंडोज़ में भी आप चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग चलाते नहीं हैं, तो ये भी सही नहीं लग रहा ऑप्शन। दो ऑप्शन पॉपुलर हैं, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, और इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो वेब ब्राउज़र है वो है गूगल क्रोम, तो इसका सही आंसर होगा सी, गूगल क्रोम। एक और क्वेश्चन देखिए, नेटवर्क पर डिवाइसों को यूनिक पहचानकर्ता की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी नेटवर्क पर कुछ डिवाइस जुड़े हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक नेटवर्क है जो इस तरह का है,
तो नेटवर्क पर डिवाइसों को यूनिक पहचानकर्ता की पहचान करने के लिए किसका निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? अब यूनिक पहचानकर्ता आपका जो डिवाइसों को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है किसी नेटवर्क में, वो दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आईपी एड्रेस, एक होता है मैक एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस डिवाइसेस का बार बार चेंज होता रहता है, डायनेमिक होता है। तो आप अपना डिवाइस अभी चला रहे हैं, फिर आपने डिवाइस को बंद कर दिया, फिर से ऑन किया, तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसी नेटवर्क में अगर हमको डिवाइसेस को की यूनिक पहचान करनी है तो हम उसका मैक एड्रेस यूज़ करेंगे, क्योंकि मैक एड्रेस जो होता है वो जब मैन्युफैक्चरर के यहाँ से डिवाइस बनता है, अगर उसमें एनआईसी होती है तो वहीं से मैक एड्रेस एक निर्धारित हो जाता है, वो यूनिक रहता है। तो ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक एड्रेस। और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे? ऑप्शन सी है एच टी टी पी। एच टी टी पी तो प्रोटोकॉल होता है, उससे यूनिक पहचानकर्ता की पहचान करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही प्रोटोकॉल है, वो यूनिक पहचान नहीं बताता। और डीएनएस तो डीएनएस सर्वर होता है जो कि आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो इसका ये यूनिक पहचान नहीं बता रहा है किसी डिवाइस की जो नेटवर्क पे जुड़ा है, और यूनिक पहचान बताएगा केवल मैक एड्रेस। तो ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस का कार्य क्या है? लोगों ने देखा था, आईपी एड्रेस का कार्य होता है कि नेटवर्क पे जो कंप्यूटर्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करना। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। नेटवर्क पर डेटा स्टोर करना, नेटवर्क डेटा को सुरक्षा प्रदान करना, नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करना और उसका पता लगाना, कंप्यूटरों के बीच फाइलें ट्रांसफ़र करने के लिए। अच्छा, फाइलें ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ऑप्शन क्या होगा सही? क्या ये ऑप्शन है नेटवर्क पर डेटा स्टोर करना, क्या ये आईपी एड्रेस काम है? तो ये तो आईपी एड्रेस काम नहीं है। नेटवर्क डेटा को सुरक्षा प्रदान करना, ये भी आईपी एड्रेस का काम नहीं होता। नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करना और उसका पता लगाना, हाँ, ये काम आईपी एड्रेस का होता है। जैसे यहाँ पे कोई नेटवर्क है बहुत बड़ा, उस पर कुछ डिवाइसेस आपको दिख रहे हैं, हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होगा, सबका एक एक आईपी एड्रेस होगा, और उस आईपी एड्रेस की मदद से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन सही आपका होगा सी, नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करना और उसका पता लगाना। ऑप्शन डी देख लेते हैं क्या है, कंप्यूटरों के बीच फाइल ट्रांसफर करना। तो ये आईपी एड्रेस का काम नहीं होता है, आईपी एड्रेस काम होता है नेटवर्क पर जुड़े डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। तो ये होगा ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डोमेन नेम के लिए अधिकतम कैरेक्टर लंबाई क्या है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है, जब आप कोई डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं और आप, तो फिर आप कितना लंबा डोमेन नेम खरीद सकते हैं? तो एग्जांपल के लिए देखिए कि आपको खरीदना है, मान लीजिए example.com। अब ये हो गया आपका डोमेन नेम। अब अधिकतम कितना लंबा डोमेन नेम आप ले सकते हैं? तो उसका जो आंसर है वो ऐसे होगा। पहली बात तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो संख्या है वो क्या है, वो होती है 253। इससे बड़ा डोमेन नेम आप नहीं खरीद सकते। तो ये संख्या तो आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन इसमें एक चीज़ और आप समझ लीजिएगा। कोई आपसे पूछे कि हमने ये डोमेन नेम रजिस्टर किया, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई, तो आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बिंदी भी गिनी जाएगी, 9 10 11। तो आप कहेंगे कि ये 11 कैरेक्टर्स
इसकी लंबाई। लेकिन ये सही नहीं होगा, इसकी लंबाई होगी 13 कैरेक्टर। जब आप डोमेन नेम खरीदते हैं तो माना जाता है कि डोमेन के आखिरी में एक बिंदी लगी है। ये बिंदी लगाना जरूरी होता है, तो इसलिए आपका ये आंसर अगर आप गिन के बताएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ये आखिरी में एक बिंदी छूट जाएगी। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। और खैर लंबाई के लिए, लेंथ के लिए याद रखिए 253। 253 से बड़ा डोमेन नेम रजिस्टर नहीं होता। और ऑप्शन आपका सही होगा सी। एक क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब www का सही वर्णन है? तो ऑप्शन दिया है, एक नेटवर्क जो विश्व भर में सभी कंप्यूटरों को जोड़ता है, इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल, इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए गए इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट का एक सिस्टम, एक प्रकार के इंटरनेट सिक्योरिटी सिस्टम। तो आखिरी ऑप्शन है एक प्रकार की इंटरनेट सिक्योरिटी सिस्टम। तो हमने देखा था कि वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है www, वो इंटरनेट की एक सर्विस होती है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पे वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आखिरी ऑप्शन तो नहीं होगा कि ये एक प्रकार के इंटरनेट सिक्योरिटी सिस्टम है, तो ऐसा नहीं है, ये एक प्रकार की इंटरनेट की सर्विस है। ऑप्शन सी है, इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए गए इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट का एक सिस्टम। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि जो वेबसाइट्स होती हैं वो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट होती हैं, वो HTML से बनती हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल, और वो HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल से यूज़ की जाती हैं। तो ये ऑप्शन सही है कि जो इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो डॉक्यूमेंट्स ही होती हैं, लेकिन वो आपको एक्सेस कैसे हो पाती हैं, वो आप इस प्रोटोकॉल की मदद से एक्सेस हो पाती हैं कि आप किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के आप किसी भी वेबसाइट को खोल सकते हैं, तो इस प्रोटोकॉल की मदद से। तो ये है www का मेन काम। ऑप्शन सी सही लग रहा है। ऑप्शन बी क्या, इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल उपयोग होता है वो तो FTP होता है, वो www नहीं होता। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। एक नेटवर्क जो विश्व भर में सभी कंप्यूटरों को जोड़ता है, एक नेटवर्क जो विश्व भर में सभी कंप्यूटरों को जोड़ता है, वो क्या है? वो तो इंटरनेट की परिभाषा हुई ना, कि एक ऐसा नेटवर्क जो विश्व भर में, पूरे विश्व में फैला है, तो वो क्या हो गया? वो वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। और इंटरनेट की वो परिभाषा हुई कि विश्व भर में फैले कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। लेकिन जो www है वो इंटरनेट की एक सर्विस है, इंटरनेट के अंदर आता है www, ना कि इंटरनेट के साथ चलता है, उसके अंदर रहता है। तो सही ऑप्शन आपका होगा सी, इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए गए इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट का एक सिस्टम।